केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियाँ, चाहे वो विधायी शक्तियाँ हो, कार्यपालक शक्तियाँ हो और वित्तीय शक्तियाँ हो, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित हैं। लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनता है कि न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं है, मतलब कि कौन सी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर आएगी न्यायिक शक्तियाँ। भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना मतलब कानून एक समान है सभी के लिए और पूरे देश में यह व्यवस्था लागू है राज्य के लिए और देश के लिए, मतलब कि पूरे संघ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये कानून अलग अलग नहीं हो सकता है। मतलब यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा संविधान संविधान में एकल है, एकल न्यायिक व्यवस्था की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह है। केंद्रीय कानूनों की तरह मतलब कि जो सेंट्रल जो लॉ बनेंगे उसी के ऊपर राज्य और देश दोनों को काम करना पड़ेगा। राज्य और देश मतलब भारत और किसी एक विशेष राज्य के लिए कुछ चीज़ें अलग नहीं है। न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। संविधान में एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, मतलब भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में क्या क्या संबंध, किस प्रकार के संबंध बने हुए हैं और किन किन चीज़ों में बंटवारा हुआ है, कहाँ पर कानून किसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो देखिए न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है जो कि कानून जो केंद्रीय कानूनों की तरह है। एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है जो केंद्रीय कानूनों की तरह ही राज्य कानून को लागू करती है। यहाँ से देखिए यहाँ आगे क्या कंडीशन है। यद्यपि केंद्र एवं राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुख है, तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य अधिकतम सहभागिता और सहकारिता आवश्यक है। दोनों के मध्य सहभागिता और सहकारिता आवश्यक है, मतलब कि दोनों अगर मिलजुल मिलाकर अगर कार्य करेंगे केंद्र और राज्य तो ही अच्छी तरीके से सारी व्यवस्थाओं को लागू किया जा सकता है। इस तरह संविधान ने केंद्र राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्था स्थापित की है। विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्था स्थापित की है। इसके अंदर केंद्र एवं राज्य संबंधों का अध्ययन तीन दृष्टिकोणों से किया जाता है। विधायी संबंध, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध पैसों के मामले में, और मंत्रिमंडल के मामले में विधायी, विधानसभा और संसद के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध को यहाँ पर तीन भागों में तीन दृष्टिकोण से राज्य और केंद्र के संबंध में यहाँ पर सारी चीज़ों की चर्चा की जाती है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर दिया है विधायी संबंध। अब विधायी संबंध में क्या क्या चीज़ें आती है ध्यान से देखिएगा। संविधान के भाग 11, संविधान का जो भाग 11 है वो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बताता है। कुल मिलाकर 25 भाग है। भारतीय संविधान में 25 भाग है। अब जब 25 भाग दिए हुए हैं, 12 अनुसूचियां देकर रखी हुई है और लगभग 450 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशंस अनुच्छेद देकर रखे हुए हैं, तो इसमें जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात की गई है वो भाग 11 में की गई है। और अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी, देखिए यहाँ पर तीन चीज़ों में बांटा है, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक याद रखना है। आर्टिकल 245 से 255 केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बीच में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी इस विषय में संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में और देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। क्लियर कीजिएगा, ये पूरे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना है हम लोगों को। किसी अन्य संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र एवं राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का बंटवारा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान 5 असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान सहित कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल पर केंद्र के नियंत्रण की व्यवस्था करता है। अब इस तरह केंद्र राज्य संबंधों के मामलों में 4 स्थितियां बनती है। मतलब केंद्र और राज्य के जो विधायी संबंध है उसके मामलों में 4 स्थितियां बनती है। कौन कौन सी स्थितियां बनती है देखिए। केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र, विधायी विषयों का बंटवारा, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान और राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। पहला टॉपिक देखिएगा और यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बनता है इसमें कुछ चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है, हमको पता होना चाहिए। और समस्त शक्ति है, चाहे वो विधायी शक्ति हो, कार्यपालक हो और वित्तीय है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं है, संविधान में एकल न्यायिक शक्ति मतलब एकल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की गई है। और बाकी जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, याद रखिए केंद्र एवं राज्य के संबंधों का अध्ययन हम 3 दृष्टिकोणों से कर सकते हैं। पहला दृष्टिकोण होना चाहिए, पहला दृष्टिकोण होगा हमारा विधायी संबंध का, दूसरा दृष्टिकोण होगा प्रशासनिक संबंध का और तीसरा दृष्टिकोण होगा वित्तीय संबंध का। तो जो वित्तीय संबंध तो जो विधायी संबंध है उसको संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद
245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके ऊपर हम एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन जो अनुच्छेद 245 से 255 तक बने हुए हैं उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हम लोगों ने यहाँ से देखी। आगे बढ़ते हैं केंद्र राज्य संबंध में। तो केंद्र राज्य संबंध में कॉन्सेप्ट को और चेक कीजिएगा। केंद्र और राज्य विधान विधान का क्षेत्रीय विस्तार, क्षेत्र के हिसाब से केंद्र और राज्य का कैसा विस्तार है। तो यहाँ पर समझिएगा, संविधान ने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। मतलब देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के संबंध में स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। अब कैसे परिभाषित किया गया है, पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पर। पहला कॉन्सेप्ट, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन भारत के और उसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, तो भारत की जो संसद है वो पूरे भारत या किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र, चाहे वो राज्य क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है, मतलब जो पूरा भारत है उसके अंदर राज्य शामिल है, ना कि राज्यों के अंदर भारत शामिल है। पूरे भारत के अंदर राज्य शामिल है, भारत क्षेत्र में राज्य शामिल है। केंद्र शासित राज्यों और किसी अन्य क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य है, उनको भी भारत क्षेत्र के अंदर माना जाता है। दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखना है, संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। मतलब कि राज्य की विधानमंडल जो रहेगी, राज्य की विधानमंडल जो रहेगी वो सिर्फ राज्य के लिए ही कानून बनाएगी, और जो देश की संसद रहेगी वो भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून, ये जो राज्य के मंडल द्वारा जो कानून बनेंगे को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर राज्य विधानमंडल में कोई कानून बन रहे हैं तो सिर्फ उसे राज्य में ही लागू किया जा सकता है, सिवाय तब जब राज्य और वस्तु में संबंध पर्याप्त हो। केवल देखिए, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। मतलब कि केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। इस तरह संसद का जो कानून है भारतीय नागरिक एवं उसकी विश्व में कहीं पर भी संपत्ति होगी उस पर यह लागू होगा। पॉइंट टू पॉइंट हम लोगों को यहाँ से समझना है, चीज़ों को देखना है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मेंस में वो हम लोगों को अच्छे से बन जाए। इसके ऊपर आप अपना तर्क दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कोशिश कीजिए अच्छे से समझने की, और यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कीजिए। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित है। मतलब कि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद पर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। कैसे प्रतिबंध लगाए, पहला देखते हैं यहाँ से। पहला, क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। पहला, राष्ट्रपति 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है। यहाँ पर नंबरिंग भी आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है 5 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए भी नियम बना सकते हैं प्रेसिडेंट जो थे। इनमें से कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव और लद्दाख। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार दिया गया है। सेकंड देखिए, सेकंड यहाँ का क्या पॉइंट बना हुआ है, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। ये देखिए, ये पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे, उसमें कुछ विशेष संशोधन कर ही उसको लागू करे। देखिए, असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र जैसे स्वायत्त जिले में प्रयोज्य ना कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्र मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके अंदर मिजोरम के लिए प्राप्त है। तो दोस्तों ये हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य के संबंध। तो इसके जितने टॉपिक है, अभी हम विधायी संबंध की चर्चा कर रहे हैं। विधायी संबंध में केंद्र और राज्य के बीच में जो जो क्षेत्रीय विस्तार की बात हुई है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, और ये ऐसे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। अभी सिर्फ हम लोगों को क्या देखना है, विधायी जो संबंध है, विधायी संबंध, इसके अंदर विधायी जो संबंध बनेंगे, विधायी संबंध 245 से, यहाँ पर आप लोग आर्टिकल्स को चेक कीजिएगा, 245 आर्टिकल 245 और 245 से 255 तक विधायी संबंध की चर्चा है। विधायी संबंध की चर्चा है। अब विधायी संबंध की चर्चा जब आर्टिकल 245 से 255 तक है तो हमको इसमें क्लियर, अनुच्छेद 245 क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा कि संसद द्वारा अनुच्छेद 245
आर्टिकल 245 क्या बोलता है? संसद द्वारा एवं राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। मतलब कि जो संसद द्वारा, आर्टिकल 245 में क्या देकर रखा है? संसद और जो राज्य की विधायिका जो भी कानून बनाएंगे उनका जो विस्तार होगा, इसका इसका पूरा का पूरा वर्णन किसके अंदर देकर रखा है? अनुच्छेद 245। राज्य और केंद्र के बीच में संबंध, तो संसद और विधायिका, राज्य की जो विधायिका है उनका जो भी कानून बनाएगा उसका जो विस्तार होगा वो आर्टिकल 245 के हिसाब से होगा। अनुच्छेद 246 सेकंड, अनुच्छेद 246, आर्टिकल 246 क्या हो जाएगा? संसद द्वारा एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु। तो आर्टिकल 246 में क्या रखा गया है? जो भी कानून राज्य के द्वारा और संसद के द्वारा, मतलब कि राज्य की विधायिका द्वारा और संसद के द्वारा जो भी कानून बनाएगा उसके जो विषय वस्तु की बात हो रही है, उसको किसके अंदर रखा गया है? आर्टिकल 246 के अंदर रखा गया है। अगला है आर्टिकल 246A। तो आर्टिकल 246A क्या है? वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान। मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर के विषय में विशेष प्रावधान है। किसके बारे में? आर्टिकल 246A जब लिखा हुआ है तो इसको अलग से ही जोड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है 245 से 55, मतलब 245 से 255 तक जो अनुच्छेद है वो है विधायी। देखिए विधायी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि विधायी संबंध की चर्चा की गई है। तो विधायी संबंध में दो आर्टिकल 245 जो है संसद द्वारा और राज्य की जो विधायिका है उसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसके विस्तार की बात की गई। तो यहाँ पर मैंने संसद और राज्य विधायिका के जो कानून बनते हैं उसके विस्तार की बात की गई है। 246 में विषय वस्तु रखी गई है कि किस विषय पर संसद कानून बनाती है, किस विषय पर राज्य कानून बनाता है। आर्टिकल 246A वस्तु और सेवा कर का जो भी विशेष प्रावधान होगा वो आर्टिकल 246 के हिसाब से इसके अंदर लिखा गया है। 247, आर्टिकल 247, तो आर्टिकल 247 में कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार, मतलब कतिपय अतिरिक्त न्यायालय जो रहेगा, न्यायालय इसकी स्थापना जो रहेगी, इसकी स्थापना इस पर किसका अधिकार रहेगा? इस पर संसद का अधिकार रहेगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। आर्टिकल 247 मतलब कि अगर कोई भी न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय बन रही है, अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना की जा रही है तो उस पर किसका अधिकार रहेगा? संसद का अधिकार रहेगा। आर्टिकल 247 में ये बताया गया है। तो अनुच्छेद आर्टिकल ये हो गया 247। 248 अनुच्छेद 248 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विधायन की अवशेष शक्तियाँ, जब हम विधायी संबंध पढ़ रहे थे विधायन की अवशेष शक्तियाँ, इसका वर्णन 248 में किया गया है। और आर्टिकल 249, यहाँ पर आर्टिकल 249 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंध किसी भी मामले में संसद को कानून बनाने की शक्ति। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249, तो आर्टिकल 249 में क्या देकर रखा है कि राष्ट्रहित की जो भी बातें होगी, राष्ट्रहित की अगर कोई बात हो रही है, जैसे अभी कोरोना चल रहा था तो राष्ट्रहित में अगर कोई बात हो रही है तो राज्य सूची का कोई भी विषय था, राज्य सूची का जो भी विषय था उस पर संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रहित के अगर कोई मुद्दे होंगे, राष्ट्रहित के कोई अगर मुद्दे होंगे तो उस पर संसद राज्य के सूची, जो राज्य की सूची है, राज्य से संबंधित मामले हैं, राज्य की सूची है, राज्य से संबंधित मामले है, उस पर कानून बना सकती है, उसको कानून बनाने की पूर्णता इस पर सकती है। और आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 जो है अनुच्छेद 250 जो है राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद जो है कानून बना सकती है। मतलब कि फिर से ऊपर वाला हम लोगों ने देखा कि राष्ट्र के हित की बात हो रही है और नीचे जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची का जो विषय होगा, राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में। तो ये दोनों देखिए कंफ्यूज करेंगे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की जो स्थिति रहेगी तो आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। इसकी शक्तियां आर्टिकल 250 या आर्टिकल 250 संसद को देती है। अनुच्छेद 250 ये संसद को शक्ति प्रदान करती है कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है, उसको इतना प्रावधान है। तो यहाँ पर फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने 5 आर्टिकल देखे, आर्टिकल 246, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246A, 247, 248 और 245। अनुच्छेद 245 में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा एवं जो राज्य की विधायिका है उसके द्वारा जो कानून बनाते हैं उसके विस्तार की चर्चा की गई है, राज्य विधायिका की बात कर रहे हैं, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायिकी शक्ति का बंटवारा होता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
245 के बाद 246 हम लोगों ने देखा, संसद द्वारा एवं राज्य की जो विधायिका इसके द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी विषय वस्तु की चर्चा किसके अंदर की गई है, उसकी विषय वस्तु की चर्चा की गई है अनुच्छेद 246 के। अनुच्छेद 246 ए इसके अंदर जोड़ा है, तो अनुच्छेद 246 ए के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर वस्तु और सेवा कर, आप लोगों को याद रखना है, वस्तु और सेवा कर की बात हुई है इसके अंदर विशेष प्रावधान है। आर्टिकल 2 यहाँ पर 47 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 247 अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना इसका अधिकार संसद को देती है। 248 की बात करते हैं, विधायन की अवशेष शक्तियाँ जो है वो विधायन की अवशेष शक्तियों की बारे में बात हो रही है। 249 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने की पूरी शक्ति है। आर्टिकल 249 की बात हो रही है, आर्टिकल 249 हित के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। और आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250 आप लोगों को याद रखना है, राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की पूरी शक्ति यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये है हमारे पास राज्य और केंद्र के बीच में संबंध। इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।